नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मेल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे 20 क्वेश्चन ट्रांसलेशन के, और आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं लगभग 15 क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है इनका लेवल भी पहले वाले क्वेश्चन से ठीक ठाक है। आप जानते हैं कि ट्रांसलेशन जब भी किया जाता है तो एक ठीक ठाक लेवल पे करिए। कहने का मतलब है कि इस तरह से ट्रांसलेशन करिए ताकि जब भी आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें, एस्से लिखें, एप्लीकेशन लिखें, तो वो चीज़ें आपको काम आएँ। जब भी हम छोटे छोटे ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें लगता है कि हमने टेंस सीख लिया है और हम उसी भ्रम में रहते हैं, और बाद में जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की बारी आती है या कोई पैसे सॉल्व करना होता है तो हम वहाँ पे फंस जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लगभग 15 क्वेश्चन टेंस के ही, और ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो लेवल है वो क्या है। ठीक, तो बिना देर के आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है कि यदि तुम मेरी सहायता करोगे तो मैं तुम्हारे लिए एक प्रसिद्ध उपन्यास लिखूंगा। इस पूरे सेंटेंस में आप अगर ध्यान दें तो इसमें दो सेंटेंस कंबाइन हैं, दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं। और इस तरह के जो ट्रांसलेशन होते हैं या इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस, जहाँ पर एक शर्त रखी जाती है। जैसे कह रहा है कि यदि तुम मेरी सहायता करोगे, यानी अगर तुम मेरी सहायता करते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक प्रसिद्ध उपन्यास खरीदूंगा। तो ऐसे सेंटेंस को कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। शर्तिया वाक्य, एक शर्त आपको दिखता है सेंटेंस में, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको ज़रा समझते हैं। यहाँ जो लिखा हुआ है यदि, इस सेंटेंस को यानी यदि से लेकर के और यहाँ करोगे तक, इसको बनाते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में, और जो दूसरा सेंटेंस होता है इसको हम बनाते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट में। देखिए ये टेंस का ही खेल है, दो दो टेंस आपको एक साथ यहाँ पे सॉल्व करने होंगे। लेकिन अगर टेंस की नॉलेज आपकी अच्छी है तो इस तरह के ट्रांसलेशन आपको कोई दिक्कत नहीं देंगे। बस एक बार आप सॉल्व करेंगे और वो पैटर्न आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो सबसे पहले यदि तुम मेरी सहायता करोगे, ये देखने में बिल्कुल फ्यूचर इंडिफिनिट की तरह लगेगा, लेकिन बनाएंगे इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट की तरह। यदि तुम मेरी सहायता करते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक प्रसिद्ध उपन्यास खरीदूंगा। सबसे पहले यदि, इंग्लिश होती है इफ़, उसके बाद सब्जेक्ट यू। प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो आप जानते हैं सब्जेक्ट के बाद सीधे मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब है सहायता करना और सब्जेक्ट आपका यू है, इसलिए केवल लगेगा हेल्प। इफ़ यू हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता करते हो तो के लिए आप कॉमा भी लगा सकते हैं या देन भी लगा सकते हैं, देन। और अगला सेंटेंस है मैं तुम्हारे लिए एक प्रसिद्ध उपन्यास खरीदूंगा। फ्यूचर इंडिफिनिट आप जानते हैं विल और सेल का प्रयोग होता है। आई के साथ सेल और वी के साथ सेल, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो डिटर्मिनेशन दिखा रहा है तो विल लगाएंगे। आई विल खरीदूंगा, बाय क्या खरीदूंगा, एक प्रसिद्ध उपन्यास, अ फेमस नोवेल। और यहाँ लिखा है तुम्हारे लिए, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, फॉर, और यहाँ पे लिखेंगे यू, फुल स्टॉप। इफ़ यू हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद करते हो, देन तो आई विल बाय अ फेमस नोवेल फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक नया उपन्यास खरीदूंगा। पहला सेंटेंस आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा भी बिल्कुल सेम है। अगर आपको पहला ना समझ में आया हो तो दूसरे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कह रहा अगर राम मेरे साथ यह समस्या सुलझाने का प्रयास करेगा तो मैं उसे अवश्य इनाम दूंगा। यहाँ भी इसका मतलब है प्रयास करेगा। ये देखने में फ्यूचर इंडिफिनिट की तरह लग जाता है, लेकिन इसको हम बनाते हैं तो इसको बनाते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में। अगर या यदि एक ही बात है। तो सबसे पहले इफ़, यहाँ भी स्टार्ट करेंगे सेंटेंस इफ़ से, इफ़। और कह रहा है कि यदि राम मेरे साथ यह समस्या सुलझाने का प्रयास करेगा, यानी यदि राम मेरे साथ यह समस्या सुलझाने का प्रयास करता है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट राम, इफ राम। उसके बाद देख रहे हैं इसमें दो वर्ब हैं, एक है प्रयास करना और एक है सुलझाना। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब एक सेंटेंस में दो वर्ब आ जाते हैं तो पहले को एकदम रूल के हिसाब से, टेंस के रूल के हिसाब से अरेंज करिए, और दूसरे जो आपका वर्ब है उसको टू के साथ अरेंज करिए। इफ़ राम प्रयास करता है, प्रयास करने की इंग्लिश होती है ट्राई, और यहाँ हम लिखेंगे ट्राइज, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। इफ राम ट्राइज, क्या प्रयास करेगा, सुलझाने का, टू सॉल्व, क्या सुलझाने का,
यह समस्या, दिस प्रॉब्लम, मेरे साथ, विद मी, साथ की इंग्लिश विथ और यहाँ लिखेंगे मी। तो इतना सेंटेंस हो गया। इफ राम ट्राइज, यदि राम प्रयास करता है, टू सॉल्व, सुलझाने का, दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को, विद मी मतलब मेरे साथ। हमने यहाँ तक कर लिया है। अब लिखेंगे तो मैं उसे अवश्य इनाम दूंगा। ये सेंटेंस में जो अवश्य वर्ड है इसकी इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप आई के साथ विल लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप किसी काम को पूर्णतः करने वाले हैं, पक्के तरीके से करने वाले हैं, यानी निश्चित ही करने वाले हैं। तो यहाँ लिखेंगे तो, यानी आप कॉमा भी लगा सकते हैं, देन भी लगा सकते हैं। मैं उसे अवश्य इनाम दूंगा। आई विल गिव हिम एन अवार्ड। ठीक, तो ट्रांसलेशन क्या हुआ? इफ राम ट्राइज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यदि राम यह समस्या सॉल्व करने में, हल करने का प्रयास करता है मेरे साथ, तो मैं उसे अवश्य एक इनाम दूंगा। आई होप कि ये दोनों ट्रांसलेशन आपको समझ में आए होंगे। देखिए दोनों में नॉर्मल टेंस ही है, बस आपको पता होना चाहिए कि उनको कैसे अरेंज करते हैं। तीसरा, बच्चों के क्रिकेट खेलने से पहले मैंने उनके लिए एक नया बल्ला खरीद लिया था। ये जो टेंस है आप जानते हैं कि पास्ट का परफेक्ट है और इसमें दो सेंटेंस का कॉम्बिनेशन है। पहला है बच्चों के क्रिकेट खेलने से पहले, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, बच्चों ने क्रिकेट खेला इससे पहले ही मैंने उनके लिए एक नया बल्ला खरीद लिया था, यानी खरीद चुका था। पास्ट परफेक्ट है ये। और सबसे पहले मैंने उसके लिए एक नया बल्ला खरीद लिया था, इसी को हम यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा आई, मैंने, और इसके साथ क्या लगाते हैं? आई हैड। इसका हेल्पिंग वर्ब हैड होता है। आई हैड, मैंने खरीद लिया था। खरीदने की इंग्लिश बाई होती है और थर्ड फॉर्म में बाट। आई हैव बॉट, क्या खरीद लिया था? देखिए मैंने खरीद लिया था तो दिमाग में आएगा क्या खरीद लिया था? एक नया बल्ला, अ न्यू बैट। अब ऐसे पीछे बढ़ते जाइए, किनके लिए? उनके लिए, फॉर देम। फॉर हो या विथ हो, दोनों के बगल में हमेशा ऑब्जेक्ट लगाते हैं। आई हैड बॉट अ न्यू बैट फॉर देम, मैंने उनके लिए एक नया बल्ला खरीद लिया था। और यहाँ बचा हुआ है बच्चों के क्रिकेट खेलने से पहले, यानी बच्चों ने क्रिकेट खेला इससे पहले, बिफोर द चिल्ड्रेन। और बच्चों ने क्रिकेट खेला, ये कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में जानते हैं सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। द चिल्ड्रेन प्लेड क्रिकेट। आई हैड बॉट अ न्यू बैट फॉर देम बिफोर द चिल्ड्रेन प्लेड क्रिकेट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी और थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि एक एक ट्रांसलेशन सॉल्व करने में और समझने में थोड़ा बहुत टाइम जरूर जाएगा। और अभी अगर ध्यान से चीज़ों को समझेंगे तो इस तरह के जितने भी ट्रांसलेशन होंगे आप आसानी से उनको कर पाएंगे। आगे की बात करते हैं। लिखा है कि जीवन की कठिन परिस्थितियों ने मुझे अपना लक्ष्य हासिल करने में मदद की। देखिए ट्रांसलेशन का लेवल थोड़ा सा अलग है। कहने का मतलब है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही, लेकिन जब इसको आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस तरह के ट्रांसलेशन तो हमने कभी स्कूल में सॉल्व ही नहीं किए, या कहीं भी जहाँ पर आप पढ़े होंगे वहाँ पर ऐसे ट्रांसलेशन सॉल्व नहीं कराए गए, क्योंकि हमें आदत होती है छोटे ट्रांसलेशन सॉल्व करने की। और यही लाइंस जब आपके पैसेज में आती हैं तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि किस तरह से इंग्लिश को ट्रांसलेट करें, और आपको लगने लगता है कि टेंस एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है जो हमसे हो नहीं रहा है। फिलहाल यहाँ समझते हैं, लिखा है जीवन की कठिन परिस्थितियों ने मुझे अपना लक्ष्य हासिल करने में मदद की। ये जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट कौन है? जीवन की कठिन परिस्थितियों ने, क्योंकि इसी ने काम किया है। क्या काम किया है? मदद की है। क्या करने में? हासिल करने में। क्या हासिल करने में? अपना लक्ष्य, मुझे। ठीक, तो हमारा सब्जेक्ट है जीवन की कठिन परिस्थितियाँ। तो इसको बनाएंगे जीवन की कठिन परिस्थितियाँ, द डिफ़िकल्ट
सिचुएशंस ऑफ लाइफ, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। द डिफ़िकल्ट सिचुएशंस ऑफ लाइफ, जीवन की कठिन परिस्थितियों ने क्या किया, मदद की। ये पास्ट डिफिनिट है तो जानते हैं, अगर हमने सब्जेक्ट लिख लिया है तो इसके बाद सीधे वर्ब की सेकेंड फॉर्म हेल्प्ड, और किसकी मदद की, मेरी, हेल्प्ड मी, मेरी मदद की, क्या करने में, अपना लक्ष्य हासिल करने में। तो पहले लिखेंगे हासिल करना। यहाँ भी देखिए दो वर्ब है, एक है मदद करना, एक है हासिल करना। हासिल करने की इंग्लिश अचीव, यहाँ पे टू लगाएंगे, टू अचीव, क्या हासिल करने में, अपना लक्ष्य, माई टारगेट। द डिफ़िकल्ट सिचुएशन ऑफ माई लाइफ, जीवन की कठिन परिस्थितियों ने, हेल्प्ड मी, मेरी मदद की या मुझे मदद की, क्या करने में, टू अचीव माई टारगेट, मेरा जो लक्ष्य है उसको हासिल करने में। आई होप कि ये जितने भी ट्रांसलेशन मैंने यहाँ पे लिखे हैं उनको देख करके आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ट्रांसलेशन का लेवल क्या हो सकता है और ट्रांसलेशन किस हद तक जा सकता है, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये केवल उनके लिए नहीं है जो कि 9th में 10th में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी है जो 11th या 12th में है, या उनके लिए भी है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं या टेंस को एक अलग लेवल पर ले जाना चाहते हैं। तो इस तरह के ट्रांसलेशन अगर आप सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो लेवल है इंग्लिश का वो हाई ज़रूर होगा, थोड़ा सा अप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। ये कौन सा टेंस है, भटक रहा था, जा रहा था, खा रहा था। ये जो टेंस होता है वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम जानते हैं वाज या वर लगाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट एक प्यासा कौवा और इसमें वर्ब है भटक रहा था। ट्राई करते हैं। एक प्यासा कौवा यानी अ थर्स्टी क्रो, एक प्यासा कौवा, और इसमें वाज वर्ड लगता है तो देख पा रहे हैं सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगेगा, वाज। और क्या कर रहा था, वो भटक रहा था। भटकने की इंग्लिश होती है वांडरिंग, वांडरिंग, भटक रहा था। और इसमें है कि इधर उधर। अब इधर उधर की इंग्लिश क्या होती है, हियर एंड दियर, बिल्कुल इजी है, यहाँ वहाँ, हियर एंड दियर। किस चीज़ की तलाश में भटक रहा था, पानी की तलाश में। तो किसी भी चीज़ की तलाश में अगर आप हैं तो लिखते हैं इन सर्च ऑफ समथिंग, यानी इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। ठीक, आई होप कि ये बहुत आसान था, आपको समझ में आया होगा। अ थर्स्टी क्रो, एक प्यासा कौवा, वाज वॉन्डरिंग, भटक रहा था, हियर एंड दियर, इधर उधर या यहाँ वहाँ, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। अगला क्वेश्चन। एक गरीब बच्चा एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ने के लिए झाड़ू लगा रहा था। झाड़ू लगाने की इंग्लिश होती है ब्रूमिंग। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। जब हम लोग ये 11th में पढ़ते थे, 2015 की बात है, तो उस समय एक चैप्टर हुआ करता था माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, उसी से ये लाइन है। उसमें एक लड़का होता है जो अपनी पढ़ाई करने के लिए अपने शहर से दूर अपने गांव से दूर एक शहर में जाता है, और वहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज होता है जहाँ पे वो पढ़ना चाहता है, और उसको एक मतलब टेस्ट देना पड़ता है। वहाँ की जो हेड रहती हैं वो कहती हैं कि अगर तुम चाहते हो कि मतलब यहाँ पे पढ़ाई करो, चूँकि उसके पास पैसे नहीं होते बच्चे के पास, तो उसको एक काम दिया जाता है क्लीनिंग करने का। तो पूरा जो रूम होता है उसको पूरा क्लीन करता है, और बाद में जब आकर वो चेक करती हैं तो देखती हैं कि वहाँ एक भी धूल नहीं है। वो अपना रुमाल निकालती हैं और उस चीज़ को चेक करती हैं और वहाँ एक भी धूल नहीं मिलता है। तो वो जो डेडिकेशन है, हमारे 11th के सबसे पहले चैप्टर में ये था, शायद विलियम सी डगलस का है ये, और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बिल्कुल मतलब मोटिवेशनल स्टोरी है। आपको समझ में आ जाएगा कि एक बच्चा जो है शिक्षा पाने के लिए किस हद तक जा सकता है। तो वहाँ से ये लाइन है, इसको समझते हैं। लिखा, एक गरीब बच्चा एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ने के लिए झाड़ू लगा रहा था। ठीक, एक गरीब बच्चा, ये टेंस सेम है यानी पास्ट कंटिन्यूअस है, सब्जेक्ट है एक गरीब बच्चा, तो लिखेंगे अ पुअर बॉय, सब्जेक्ट हो गया
रहा था, वॉज लगाएंगे, सिंगुलर है। और झाड़ू लगाने का होता है ब्रूमिंग, ब्रूमिंग। अ पुअर बॉय वॉज ब्रूमिंग, एक गरीब बच्चा झाड़ू लगा रहा था। क्यों लगा रहा था? पढ़ने के लिए। टू स्टडी, आप दूसरा वर्ब लिख रहे हैं तो टू लगाएंगे, टू स्टडी, पढ़ने के लिए। एक प्रतिष्ठित कॉलेज में, इन अ रिस्पेक्टेड कॉलेज। ठीक। अ पुअर बॉय वॉज ब्रूमिंग मतलब एक गरीब बच्चा झाड़ू लगा रहा था, टू स्टडी, पढ़ने के लिए, इन अ रिस्पेक्टेड कॉलेज, एक प्रतिष्ठित कॉलेज में। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक। अगला सेंटेंस देखते हैं। दिया हुआ है कि क्या तुम अपनी बात सिद्ध करने के लिए झूठ का सहारा लेना चाहोगे। अब यहाँ लिखा है लेना चाहोगे। जब हम ऐसे पूछते हैं कि क्या तुम ये काम करना चाहोगे, क्या तुम चाय पीना चाहोगे, क्या तुम बाज़ार जाना चाहोगे, जब हम उसकी इच्छा पर ये डिपेंड करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जो भी आपका ट्रांसलेशन है वो वुड से स्टार्ट होता है। एक तरह से जब हम भी पूछते हैं कि आपकी क्या ये काम करने की इच्छा है तो वहाँ पर हम वुड से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लगाएंगे वुड। इस तरह के ट्रांसलेशन में क्या लगेगा? वुड यू लाइक, वुड यू लाइक टू, इतना हम लिखते हैं हमेशा। वुड यू लाइक टू, या क्या तुम करना चाहोगे, क्या करना चाहोगे? लेना चाहोगे सहारा। वुड यू लाइक टू टेक, सहारा का मतलब है मदद, द हेल्प, किस चीज़ का? ऑफ लाई, इसको लिखते हैं ऑफ अ लाई। क्या तुम झूठ का सहारा लेना चाहोगे, क्या करने के लिए? अपनी बात सिद्ध करने के लिए। तो फिर यहाँ लिखेंगे टू और यहाँ लिखेंगे प्रूफ, और सब्जेक्ट हमारा यू है तो अपनी इंग्लिश क्या होगी? योर, टू प्रूव योर पॉइंट। वुड यू लाइक टू टेक, क्या तुम लेना चाहोगे, द हेल्प मतलब सहारा या मदद, ऑफ अ लाई, एक झूठ की, टू प्रूव योर पॉइंट, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखिए जितने भी ट्रांसलेशन मैंने सॉल्व किए हुए हैं 7 तक, इन सब का लेवल ठीक ठाक है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, आपको अजीब ही लग रहा होगा, लेकिन देखिए जब भी आप ट्रांसलेशन करिए तो एक अच्छे लेवल की ट्रांसलेशन करिए। ये नहीं कि आप छोटे छोटे ट्रांसलेशन बना के खुश होते जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो कोशिश जब भी आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी हार नहीं होगी, आप चीज़ों को सीख पाएंगे। और मेरे साथ अगर आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपका लेवल ठीक ठाक होने ही वाला है। बस आप अपना तरीका मत बदलिए, जो भी आपका लक्ष्य है उसको बदलने की कोशिश मत करिए, और जिस प्रकार का आपका नेचर है उसको कायम रखिए। ठीक। एक शायरी मैं आपको सुना देता हूँ, उसमें लिखा है कि तुम्हारी सोच के साँचे में मैं ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के साँचे में मैं ढल नहीं सकता, गर्दन काट दो मगर लहजा बदल नहीं सकता, और मुझे भी क्या मोम का पुतला समझ रखे हो, मुझे भी क्या मोम का पुतला समझ रखे हो, ये लोहा तुम्हारी लौ से पिघल नहीं सकता। तो आपको भी पिघलना नहीं है, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ हम आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक सच्चा साथी प्रतिदिन तुम्हें कुछ नया सिखाने की कोशिश करता है। इसमें सब्जेक्ट है एक सच्चा साथी, वर्ब है कोशिश करना और एक वर्ब है सिखाना, टीच। और ये ट्रांसलेशन जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। सबसे पहले सब्जेक्ट एक सच्चा साथी, अ ट्रू, ट्रू मतलब सच्चा, साथी का होता है फ्रेंड, अ ट्रू फ्रेंड। और यहाँ देख पा रहे हैं एक वर्ड है कोशिश करना और है सिखाना। सबसे पहले होगा कोशिश करना, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको लिखेंगे ट्राइज, अ ट्रू फ्रेंड ट्राइज। ठीक। कोशिश करता है तो दिमाग में आएगा क्या कोशिश करता है? सिखाने की, टू टीच, टू लगाएंगे क्योंकि ये दूसरा वर्ब है, टू टीच, सिखाने की कोशिश करता है तुम्हें, यू, क्या सिखाने की कोशिश करता है? यहाँ पे कुछ नया, अ ट्रू फ्रेंड ट्राइज टू टीच यू कुछ नया, समथिंग न्यू, समथिंग न्यू, कुछ नया सिखाने की कोशिश करता है प्रतिदिन, डेली।
हो गया ट्रांसलेट। अ ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा साथी, ट्राइज मतलब प्रयास करता है या कोशिश करता है, टू टीच मतलब सिखाने की, यू मतलब तुम्हें, समथिंग न्यू कुछ नया, डेली मतलब प्रतिदिन। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। दिया है कई राजनीतिक दल कई वर्षों से झूठे वादे पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो जानते हैं, एक सच्चाई है। जब भी चुनाव आता है तो आपको वही लोग आपके पैरों में गिरे हुए मिलेंगे, और जो ही चुनाव ख़त्म हो जाता है आप उनके पैरों में गिरे हुए मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि समय का खेल है। जब भी समय बदलता है तो इंसान की प्रवृत्ति और जो उसका स्वभाव है वो बदल जाता है। ये कौन सा टेंस है? यहाँ लिखा है कई वर्षों से, समय दिया हुआ है। इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और इसमें हैज़ बीन या हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, कई राजनीतिक दल, यानी मेनी। राजनीतिक का होता है पॉलिटिकल, और दल का होता है पार्टीज। मेनी पॉलिटिकल पार्टीज। सब्जेक्ट आपका हो गया प्लूरल। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? हैव बीन। ठीक, ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब लिखेंगे मेन वर्ब। क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करने की इंग्लिश क्या होती है? ट्राई। तो यहाँ हम लिखेंगे ट्राइंग। ट्राइंग। और क्या कोशिश कर रहे हैं? पेश करने की। कोशिश कर रहे हैं तो क्या कोशिश कर रहे हैं? पेश करने की, यानी प्रेजेंट करने की। टू प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं? ये भी दिखा है। झूठे वादे, यानी फॉल्स प्रॉमिस। फॉल्स प्रॉमिसेस। और यहाँ लिखा है कि कई वर्षों से, तो देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया है, तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे? फॉर मेनी ईयर्स। मेनी पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत से राजनीतिक दल या कई राजनीतिक दल, हैव बीन ट्राइंग प्रयास कर रहे हैं, टू प्रेजेंट पेश करने का, फॉल्स प्रोमिसेज झूठे वादे, फॉर मेनी ईयर्स बहुत वर्षों से या कई वर्षों से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया कि क्या तुम मेरे गांव में एक नया कोचिंग सेंटर खोलने में मेरी मदद करोगे? ध्यान से देख पाएंगे तो ये आपका कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट है। जाओगे, खाओगे, दौड़ोगे, करोगे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। और सेंटेंस स्टार्ट है क्या से, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और जब सेंटेंस की स्टार्टिंग इसी क्वेश्चन वर्ड से होती है तो आप जानते हैं उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। तो विल या सेल के हिसाब से आपका सब्जेक्ट यू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? विल। उसके बाद लिखेंगे यू, विल यू, यानी क्या तुम। उसके बाद आप लिखते हैं मदद करना, सब्जेक्ट सॉरी वर्ब। विल यू हेल्प, किसकी मदद करोगे? किस चीज़ में मदद करोगे? सेंटर खोलने में। क्या तुम मेरे गांव में एक नया कोचिंग सेंटर खोलने में मेरी मदद करोगे? विल यू हेल्प क्या करने में? टू ओपन, या इसकी जगह पे बेहतर होगा आप लिख सकते हैं स्टार्ट। ओपन नहीं, स्टार्ट। टू स्टार्ट शुरू करने में। क्या शुरू करने में? अ कोचिंग सेंटर, एक नया कोचिंग सेंटर। अ न्यू कोचिंग सेंटर। और कहाँ कोचिंग सेंटर है? मेरे गांव में। इन माय विलेज। विल यू हेल्प क्या तुम मदद करोगे? टू स्टार्ट खोलने में, अ न्यू कोचिंग सेंटर, एक नया कोचिंग सेंटर, इन माय विलेज, मेरे गांव में। बिल्कुल आसान था ये। अगला क्वेश्चन है कि क्या रोहन अंग्रेजी सीखने के लिए नई किताबें इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा होगा? ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, और इसको जब हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यानी क्या से स्टार्ट है, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है विल बी और शैल बी, तो इसका हम प्रयोग करेंगे। यहाँ एक बात और सीखने लायक है कि जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं और डबल हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जैसे विल बी, शैल बी, हैज़ बीन, हैव बीन, डबल डबल, उस केस में जो दूसरा हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमेशा मेन वर्ब के पहले रखा जाता है। ये बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। तो सबसे पहले आप रोहन के हिसाब से विल, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे विल। एक काम करते हैं, इस चीज़ को नीचे लिख लेते हैं।
11वें नंबर क्वेश्चन को यहीं नीचे सॉल्व कर लेते हैं, उधर हमको लग रहा है कि जगह की थोड़ी कमी पड़ जाएगी। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन यहीं से देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यानी आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो क्या हो जाएगा विल। इसके बाद सब्जेक्ट रोहन, और रोहन के बाद आप मेन वर्ब लिखेंगे और उसी के पहले क्या लगा लेंगे बी। विल रोहन बी क्या कर रहा होगा, कोशिश कर रहा होगा, यानी ट्राइंग। क्या करने की कोशिश कर रहा होगा, इकट्ठा करने की, टू कलेक्ट। और क्या इकट्ठा कर रहा होगा, बस देखिए कोशिश करना, इकट्ठा करना, फिर ऐसे पीछे आइए, क्या इकट्ठा कर रहा होगा, नई किताबें, न्यू बुक्स, नई किताबें अंग्रेजी सीखने के लिए। आप देख पा रहे हैं फिर एक वर्ब है, तो यहाँ लिखेंगे टू लर्न, क्या सीखने के लिए, अंग्रेजी, इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश। विल रोहन बी ट्राइंग टू कलेक्ट न्यू बुक्स टू लर्न इंग्लिश। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बहुत ही आसान है ये, केवल सेंटेंस की जो लेंथ है उसको देख करके डरने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हम सेंटेंस का जो लेंथ है उसी को देख के डर जाते हैं। दिक्कत देखिए, एक्चुअल प्रॉब्लम विद्यार्थियों की नहीं है, ये केवल विद्यार्थियों की समस्या नहीं है कि उनको ट्रांसलेशन डिफ़िकल्ट लग रहे हैं। मेरा जहाँ तक मानना है समस्या है टीचर की। जो भी टीचर आपको इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे उनको इस बात को समझ लेना चाहिए कि जो बच्चे 8 से निकल के 9th में जा रहे हैं, ठीक, उनका जो लेवल है 8 में वो कुछ और रहा होगा, और 9th में जाते उनका सिलेबस एक मतलब लेंदी हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है। उस केस में जब उनको क्वेश्चन आंसर लिखना होता है तो जो आप टेंस पढ़ा रहे हो उसमें छोटे छोटे ट्रांसलेशन की बजाय टेंस को ऐसे बच्चों को बताया जाए ताकि बच्चे उस चीज़ को अप्लाई कर पाएँ अपने क्वेश्चन आंसर में, एस्से में, एप्लीकेशन में, ट्रांसलेशन में, जब आप ऐसे ट्रांसलेट करते हैं तब। लेकिन ये कहीं ना कहीं कमी है, मतलब इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि टीचरों में भी थोड़ी बहुत कमी है जो टेंस के लेवल को अप नहीं रखते हैं। बिल्कुल छोटे ट्रांसलेशन बताते हैं, वह घर जाता है राम आम खाता, इसी पे पूरा मतलब अटका के रखे हुए हैं। तो इस चीज़ से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, ये हमारी ही कमी है थोड़ी बहुत। और बाकी जो बच्चे हैं उनको भी थोड़ा सा एक रहना चाहिए कि जो हम टेंस सीख रहे हैं या जो इंग्लिश सीख रहे हैं इतने वर्षों से, वो हमें याद क्यों नहीं रहा है। आप सोच के देखिए कि एक सब्जेक्ट जब कोई बच्चा सीखता है और कई वर्षों से वही चीज़ें सीख रहा है, आप जनरली फेस कर पाएंगे, खासकर यूपी बोर्ड में, गांव के जो स्कूल हैं लोकल में, वहाँ पे बच्चा 6 में पढ़ रहा है, 7 में पढ़ रहा है, 8 में पढ़ रहा है और तीनों साल टेंस पढ़ रहा है, और 3 साल में उसको आता भी नहीं है। 1% बच्चा सही से टेंस नहीं सीख पाता है। और जब वो 9th में जाता है और अचानक उसको लगता है कि क्वेश्चन आंसर अब 15 लाइन 20 लाइन्स के होने वाले हैं, तो उसको याद करने की वो कोशिश करता है और वो उलझ जाता है, और वहीं उसको फील हो जाता है कि इंग्लिश उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इस कमी को अगर सुधार करके या बच्चों को बड़े ट्रांसलेशन, मतलब कुछ इस टाइप के ट्रांसलेशन जिनको हम अच्छे से डील कर पाएँ, समझ पाएँ, और ये आगे भी हेल्प कर पाएँ जब हम अलग अलग मतलब प्रकार के पैसेज सॉल्व करें या ऐसे लिखें, तो उनमें भी हेल्प कर पाएँ। देखिए, एक समस्या मैंने पहले भी वीडियो में बताई थी कि आप जिस क्षेत्र के हैं उस क्षेत्र में जो भी भाषा बोली जाती है उसमें चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई कहानी बताऊं तो आपको हिंदी में तुरंत अभी याद हो जाएगा, क्योंकि आपका जो माइंड है वो वर्क करता है आपके उसी लैंग्वेज पे, और उसका जो है एक तरह से हैबिट हो गया होता है कि उस लैंग्वेज को बहुत जल्दी एडॉप्ट कर लेता है। लेकिन इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है। कहने का मतलब है कि इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है और हम इसको सीख रहे हैं, तो इसको ऐसे डील करना चाहिए कि हर परिस्थिति में ये काम आए। तो अगर ये चीज़ आप सही करेंगे तो 100% जो भी आपके स्टूडेंट हैं इंग्लिश के, वो बेहतर तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। बस उनके ट्रांसलेशन का लेवल बढ़ाइए, उनको अलग अलग पैसेज दीजिए, छोटी छोटी कहानियाँ उनको ट्रांसलेट करने के लिए सिखाइए, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मैं यही प्रयास करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे कि जो भी बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं उनके जो टेंस का लेवल है वो कम से कम समझ पाएँ। अब देखिए, एक सिंपल चीज़ मैं समझा दे रहा हूँ। 11 वाला जो क्वेश्चन था, 11 नंबर का, ये क्वेश्चन बिल्कुल छोटा भी हो सकता था। ऐसा लिखा जा सकता था कि रोहन अंग्रेजी सीख रहा होगा, और आप इसको ट्रांसलेट करके खुश हो जाते। बट वो जो खुशी है वो ज़्यादा देर तक टिकेगी नहीं, कुछ समय बाद जाकर के आपको प्रॉब्लम ही होने वाली है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप ट्रांसलेशन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाइए, चीज़ों को अरेंज करना सिखाइए कि कैसे चीज़ों को अरेंज करते हैं और ट्रांसलेशन कैसे एक लेवल ऊपर जा सकता है। तो आई होप कि ये मेरी बात आपको समझ में आई होगी। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि उसके शहर जाने के बाद हमने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक नया व्यवसाय शुरू किया। ठीक,
इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो देख पा रहे हैं कि ये जो है पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसमें एक वर्ड है बाद। इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है कि उसके शहर जा चुकने के बाद हमने अपनी आर्थिक स्थिति से सुधारने के लिए एक नया व्यवसाय शुरू किया। अगर आप ध्यान दें, मान लीजिए यहाँ से बाद के जो पहले लिखा है ये पूरा का पूरा ना होता, सेंटेंस यहाँ से होता, हमने अपनी आर्थिक स्थिति से सुधारने के लिए एक नया व्यवसाय शुरू किया, तो ये कौन सा टेंस होता? पास्ट इंडिफिनिट। तो अभी भी ये पास्ट इंडिफिनिट ही है और सबसे पहले हमें इसी को ट्रांसलेट करना है। तो हम बनाएंगे पहले कि हमने अपनी आर्थिक स्थिति से सुधारने के लिए एक नया व्यवसाय शुरू किया। ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट है हमने, वी, और शुरू किया। अब जानते हैं पास्ट इंडिफिनिट में ये जो वर्ब है इसकी सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड। वी स्टार्टेड, क्या शुरू किया? ऐसे पीछे बढ़ते आइए, एक नया व्यवसाय, अ न्यू बिजनेस। और क्या करने के लिए शुरू किया? सुधारने के लिए, टू इम्प्रूव। और क्या सुधारने के लिए? अपनी आर्थिक स्थिति। अब सब्जेक्ट हमारा हमने है यानी वी है, तो अपनी इंग्लिश आवर। फाइनेंशियल, आवर मतलब अपनी, आर्थिक का मतलब फाइनेंशियल, कंडीशन, आवर फाइनेंशियल कंडीशन। और यहाँ लिखा है कि उसके शहर जाने के बाद, आफ्टर, बात की इंग्लिश लिखेंगे आफ्टर। और जो दूसरा सेंटेंस है उसके शहर जाने के बाद, इसको बनाएंगे ऐसे पढ़ेंगे इसको, उसके शहर जा चुकने के बाद, यानी वह शहर जा चुका था उसके बाद हमने ऐसा किया। तो ये कौन सा टेंस की तरह इंडिकेट कर रहा है? पास्ट परफेक्ट की तरह। उसके यानी ही, और जानते हैं हैड आता है हेल्पिंग वर्ब। ही हैड कहाँ जा चुका था? शहर, गॉन टू सिटी। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ लिखा है एक नवयुवक नौकरी की तलाश में 2 महीनों से यहाँ वहाँ भटक रहा था। इसमें एक समय दिया हुआ है 2 महीनों से, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और इसको आप बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट एक नवयुवक, यही लिख लेते हैं, या इसको यहाँ भी लिखा जा सकता है, यहाँ जगह है, यही लिख लेते हैं। A young man यानी एक नवयुवक। और देख पा रहे हैं भटक रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी हैड बीन लगाएंगे। तो सबसे पहले हैड बीन, और भटकने की इंग्लिश होती है वॉन्डरिंग। भटक रहा था दिया है यहाँ वहाँ, बिल्कुल ऊपर वाले टेंस की एक सेंटेंस हमने ऐसा सॉल्व किया है। ये 5वां, इधर उधर, इधर उधर या यहाँ वहाँ एक ही बात है। तो यहाँ लिखेंगे हियर एंड देयर। और किस चीज़ की तलाश में भटक रहा था? नौकरी की तलाश में। आप जानते हैं इसको कैसे लिखेंगे? इन सर्च ऑफ जॉब। और लिखा है कि 2 महीनों से, 2 महीनों से। यहाँ देख पा रहे हैं नाम नहीं दिया है महीनों का, इसका मतलब है यहाँ पे फॉर लगेगा। फॉर और सिंस की जो है वीडियो अलग से टेंस के किसी पार्ट में होगी, आप जा करके देख लीजिएगा। तो यहाँ लिखेंगे फॉर 2 ईयर्स, सॉरी मंथ, महीने हैं, फॉर 2 मंथ्स। यहाँ देखते हैं लिखा है कि मेरे गांव के एक मजदूर, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा, एक, और ये लिखा है करने। ठीक, अब देखते हैं। लिखा है कि मेरे गांव के एक मजदूर ने मेरा नया घर बनाने में मेरी मदद की। किसने मदद की? मेरे गांव के एक मजदूर ने। और इस देखने से कौन सा टेंस है? पास्ट इंडिफिनिट का। तो सबसे पहले मेरे गांव के एक मजदूर ने, यानी लिखेंगे अ लेबर ऑफ माई विलेज। अ लेबर ऑफ माई विलेज, मेरे गांव के एक मजदूर ने क्या की? उसने मदद की। पास्ट इंडिफिनिट है यानी हेल्प की सेकंड फॉर्म हेल्प्ड।
मदद की किस काम में? घर बनाने में। और किसकी मदद की? मेरी। तो यहाँ ऑब्जेक्ट लिख लेंगे मी। अ लेबर ऑफ माई विलेज, मेरे गांव के एक मजदूर ने मेरी मदद की घर बनाने में। टू बिल्ड, बिल्ड मतलब बनाना, बिल्ड मेरा नया घर, माई न्यू हाउस या न्यू होम। अ लेबर ऑफ माई विलेज, मेरे गांव के एक मजदूर ने हेल्प मी, मेरी मदद की टू बिल्ड माई न्यू हाउस, मेरा नया घर बनाने में। अगला सेंटेंस है कि उसने मेरी मदद करने के लिए अपनी संपत्ति एक व्यापारी को बेच दी। तो ये भी आपका टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है। किसने बेच दी? उसने। क्या करने के लिए? मेरी मदद करने के लिए। इसको भी बनाएंगे उसी तरह से, उसने मतलब ही, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा ही। कह रहा कि उसने बेच दी। देखिए एक यहाँ पर आपका वर्ब है बेचना, ठीक, और एक है यहाँ पे मदद करना। तो बेचने की इंग्लिश सोल्ड, सेल की सेकेंड फॉर्म सोल्ड। ही सोल्ड, उसने बेच दी। क्या बेच दी? अपनी संपत्ति, यही बेची। ही सोल्ड हिज प्रॉपर्टी। और किसको बेची? एक व्यापारी को। टू अ मर्चेंट, ही सोल्ड हिज प्रॉपर्टी टू अ मर्चेंट, उसने अपनी संपत्ति एक व्यापारी को बेच दी। क्या करने के लिए? मेरी मदद करने के लिए। टू हेल्प मी, ठीक। तो 15 क्वेश्चन हमारे जो है कंप्लीट होते हैं। आई होप कि ये जो चीज़ है वो आपको समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो मैंने बात कही है उस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि टेंस को कभी भी हल्के में मत लीजिएगा। आप देख पा रहे हैं जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, वो क्वेश्चन अगर आप नॉर्मली टेंस पढ़ के सॉल्व करें तो शायद सॉल्व ना हो। और चूंकि एक आदत हो गई है हम लोगों को छोटे छोटे ट्रांसलेशन सॉल्व करने की, इसलिए हम इन ट्रांसलेशन को जब देखते हैं तो पहले ही डर जाते हैं। सेंटेंस का जो लेंथ है उसको देख के ही डर जाते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बस लड़ने की ज़रूरत है। हिम्मत रखिए और संघर्ष करते रहिए, लड़ते रहिए, एक दिन आप ज़रूर जीतेंगे। फिलहाल मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे। देखिए 20 क्वेश्चन पहले वाले में है, 15 यहाँ है, आपके हो गए 35। और बाकी जो 15 क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।